चीन ने गलवान घाटी में जो नापाक हरकत की थी उसे देश ना तो भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा, क्योंकि चीन ने हरकत ही ऐसी की थी। चीन की को चालबाज यूं ही नहीं कहा जाता, उसका दिमाग 24 घंटे विस्तारवादी नीति के तहत चलता है, काम करता है, इसलिए इसे ड्रैगन भी कहा जाता है। लेकिन गलवान का हमला करके चीन ने एक तरफ जहां भारत के जवानों को नुकसान पहुंचाया, वहीं भारत ने उसके बाजार की बखिया उधेड़ कर रख दी। चीन ने सीमा पर हमला किया था तो भारत ने उसके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की थी और उसी डिजिटल स्ट्राइक के बाद भारत में चल रहे सैकड़ों चीनी ऐप्स को बंद कर दिया गया। उसके बाद रडार में आई शाओमी, मोबाइल निर्माता कंपनी, जो भारत में रहकर भारत को ही बर्बाद करने का काम कर रही थी। क्या कर रही थी ये कंपनी, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। शाओमी, जिसे एमआई भी कहते हैं, ये एक चाइनीज कंपनी है जिसने 2014 में भारत में अपना सेटअप जमाया, कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते कंपनी भारत के ग्राहकों की पसंद बनती चली गई। हर साल लाखों करोड़ों फोन भारत में बेचने वाली ये कंपनी भारत के मोबाइल सेक्टर में एक अहम नाम माना जाता है। अगर कहा जाए आज शाओमी के बिना भारत का मोबाइल बाजार अधूरा है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन ये कंपनी कमा भारत में रही है और पैसा चीन के साथ साथ विदेशों में भेजने का काम कर रही थी, वो भी सरकार से छिपाकर। बिना टैक्स दिए ये कंपनी धड़ल्ले से मुनाफा कमा रही थी और यही कारण है कि ईडी ने इस कंपनी पर 5,551 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। अगर आपको याद हो, पिछले ही हफ्ते ईडी ने बीबीसी की भी जड़ें खोदी थी, जिसमें बीबीसी ने खुद कबूल किया था कि उसने 40 करोड़ के टैक्स की चोरी की थी। ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन यानी फेमा के तहत ये कार्रवाई की है। इस कंपनी के सीएफओ और डायरेक्टर समीर बी राव, पूर्व एमडी मनु कुमार जैन और 3 विदेशी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले ये जानकारी दी। इसके मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके 2 अधिकारियों सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डायचे बैंक एजी को ये नोटिस जारी किया है। इस मामले में डायरेक्टर समीर बी राव और मनु कुमार जैन की भूमिका को भी गहन तरीके से जांचा जा रहा है। ये दोनों कंपनी के कर्ता धर्ता थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इन दोनों को इस घोटाले का ना पता हो? अगर नहीं पता था तो फिर कैसे हुआ कि इनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा टैक्स चोरी हो गया? इसलिए इन दोनों की भूमिका अहम है और इसकी जांच चल रही है। क्या इन लोगों ने पैसे के लिए इस टैक्स की चोरी को छिपाने का काम किया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सबको कारण बताओ नोटिस ईडी के द्वारा भेजा गया है। और आपको बता दूं कि नोटिस तब भेजा जाता है जब जांच पूरी कर ली जाती है और जब बात निपटान की आती है तो आरोपी को उल्लंघन रकम का करीब 3 गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है। ईडी ने इससे पहले अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इनमें शाओमी, ओप्पो, वीवो और हुआई शामिल हैं। भारत में कंपनियां दोनों हाथों से नोट छाप रही थी, दोनों हाथों से पैसा कमा रही थी, लेकिन एक भी पैसे का टैक्स नहीं दिया गया। सरकार ने इन कंपनियों के गोरख धंधों को उजागर करने के लिए एक विस्तृत जांच शुरू की है। इसमें इन कंपनियों के कारनामे सामने आ रहे हैं। चीनी कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये सब किया। टैक्स को बचाने के लिए इनकम को छुपाया गया। भारतीय बाजार की घरेलू इंडस्ट्री को सीधे तौर पर इस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। घरेलू बाजार को ध्वस्त करने के लिए यह साजिश रची गई, क्योंकि जब टैक्स नहीं देना था तो प्रोडक्ट को कम दाम में भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। चीन ने बेहद ही शातिराना ढंग से भारत सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप लगा है। सरकार सभी संभावित मुद्दों की जांच में जुटी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी इस पर करीब से नजर रखे है और होना हो इस पूरे खेल के पीछे समीर राव और मनु जैन की भूमिका हो सकती है, जिन्होंने बैंकों के साथ मिलकर पैसे में हेरफेर किया होगा। अब यही दोनों जांच एजेंसियों को बताएंगे कि कैसे ये सारा खेल बुना गया। हालांकि ऐसा नहीं है
कि ये पहली बार हुआ है। चीनी कंपनियों पर पहले भी ऐसे आरोप अक्सर लगते आए हैं। चीनी कंपनियों पर फ्रॉड करने के आरोप लगने का ये पहला मामला बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी चीनी कंपनियों पर भारतीय जांच एजेंसी आरोप लगा चुकी है। एक बार जब आरोप तय हो जाते हैं तो सीधे सीधे कंपनियों को जुर्माने की रकम देनी पड़ती है। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इमरजेंसी और अर्जेंट आधार कार्ड पर सट्टा लगाने वाले 138 ऐप्स और लोन देने वाले 94 ऐप्स को बैन और ब्लॉक करने का काम किया था। यह एक्शन इसी साल फरवरी में लिया गया था। इस एक्शन से पहले भारत सरकार की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने का हवाला देते हुए लगभग 250 चीनी ऐप्स को इससे तकरीबन 6 महीने पहले बैन किया गया था। भारत लगातार चीनी ऐप्स पर नजर बनाए हुए है। भारत लगातार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करने में जुटा हुआ है। लेकिन चीन इतनी बड़ी चोरी कर गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये बात हैरान करने वाली है, जबकि शाओमी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जांच एजेंसियां इन पर नजर बनाए रखती हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि चीन कितना बड़ा चालबाज है। और दूसरी तरफ गलवान से लेकर पैंगोंग त्वांग तक में चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। लेकिन अब धीरे धीरे चीन की सारी चाल बेनकाब होती जा रही हैं और अब चीन ज्यादा दिनों तक अपनी चालबाजी में कामयाब नहीं हो पाएगा। आप भारत सरकार की इस कार्रवाई पर और भारत सरकार के इस एक्शन पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। This is a right step in the right direction by the government. Actually, what's happening is India represents a very fertile ground for the Chinese apps and service providers to target. Why? Because Indians love to have world-class services free of cost. And that's the reason these online betting apps are targeting India. But they have quickly also realized that India is currently seeing a policy vacuum. India doesn't have any dedicated law on online gaming or even on these online loan app kind of exercises, though they are broadly covered as intermediaries under the Information Technology Act 2000. But still now, the government has still not specified any specific parameters of due diligence pertaining to these online gaming apps. The government has now come up with some proposed changes and rules under the IT Act for the purposes of regulating the online gaming ecosystem, but that's still work in progress. It's still not being implemented. So clearly the only option that's available to the government is to go ahead and ban these kinds of apps, because these apps are making the Indian consumers as guinea pigs. They are targeting the Indian market, targeting Indian users and getting monies out of them and then defrauding them. Further, there's no sense of any accountability, transparency that any of these apps have.